गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर यानी आयताकार विभवरोधिका। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि x = 0 से लेकर के a तक v = v0 हाइट की विभवरोधिका है। इसके अलावा x = 0 से लेफ्ट साइड में किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है। x = a से जो राइट साइड है वहाँ पर भी किसी तरह का पोटेंशियल बैरियर नहीं है। तो इस तरह का जो पोटेंशियल बैरियर है इसको आयताकार विभवरोधिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जोन बनाए हैं, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन। ये लिखा भी गया है कि Vx जो है वो 0 है x लेस देन 0 पर, Vx = V0 है when x is in between 0 and a, and Vx = 0 है x greater than a पर। अब ये प्रॉब्लम हम दो तरीके से करेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट जोन से कोई पार्टिकल आता है जिसमें उसकी एनर्जी जो है वो लेस देन V0 है, और दूसरा जो केस होगा उसमें हम इसी पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन V0 मानेंगे। क्वेश्चन यही है कि पार्टिकल के पार होने के चांसेस क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम केस लेते हैं कि when E is less than V0। श्रोडिंगर इक्वेशन आप जानते हैं, वन डायमेंशनल यही है, del 2 psi by del x square plus 2m upon h cross carrying minus v psi is equal to 0। तीनों जोन के लिए इक्वेशन अलग अलग रखिए। फर्स्ट जोन के लिए V0, दूसरे के लिए भी V0, थर्ड के लिए V फिर 0। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर = 2m upon h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई, और k स्क्वायर = है 2me upon h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ याद रखिए कि जब भी पुट करना है, चाहे अल्फा स्क्वायर लिखा है या k स्क्वायर लिखा है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इस सवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि E इज़ लेस देन V0, सो अल्फा स्क्वायर जो कि राइट साइड में जो टर्म है दैट इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव, और E जो है डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसलिए k स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आप देखिए कि यही इक्वेशंस कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी, del 2 psi फर्स्ट पर del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi फर्स्ट इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी माइनस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड, और थर्ड इक्वेशन होगी के स्क्वायर साई थर्ड। इसके जो सोल्यूशन है वो आप जानते हैं कि साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आइटा के एक्स, साई सेकेंड एफ ई रेस्ट टू अल्फा एक्स प्लस जी एफ जी ई रेस्ट टू माइनस अल्फा एक्स, साई थर्ड सी ई रेस्ट टू आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। यहाँ पर यदि साई फर्स्ट के अंदर आप दो टर्म्स देखें तो ए ई की ओर आइटा के एक्स जो है वो प्लस एक्स अक्ष दिशा में जाने वाली तरंग का समीकरण है, जिसको आप आपतित तरंग भी कह सकते हैं। बी की पावर माइनस आइटा के एक्स ये माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाली तरंग की समीकरण है पहले जोन के अंदर, जिसको आप परावर्तित तरंग भी कह सकते हैं। इसी तरह से साई थर्ड के अंदर सी ई की ओर आइटा के एक्स ये प्लस एक्स की दिशा में जाने वाली, जिसको पारगमित तरंग कहते हैं, और डी की पावर माइनस आइटा के एक्स जो है ये थर्ड जोन के अंदर माइनस एक्स अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थर्ड जोन के आगे किसी भी तरह का कोई और बैरियर नहीं आता, यानी कोई ऐसी जगह नहीं आती जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आपका बदल रहा हो। इसलिए थर्ड जोन के अंदर जो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग है उसका कोई अर्थ नहीं है, हम इस तरंग को ज़ीरो मान रहे हैं, ये अर्थहीन है।
अब दूसरी बात एक और भी देखिए कि साई सेकेंड इज इक्वल टू एफ ई रेशो अल्फा एक्स है या प्लस जी रेशो माइनस अल्फा एक्स है। यहाँ पर देखिए ये तरंगों की समीकरण नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि और यदि आयोटा टाइम्स की एक्स होता है या अल्फा एक्स होता तो इसको तो आप कॉस एक्स या कॉस अल्फा एक्स साइन अल्फा एक्स लिख सकते हैं, जो कि तरंग की समीकरण है। यहाँ पर ये जो है तरंग की समीकरण नहीं। अब जो समीकरण के हल हुए वो हुए साई फर्स्ट इज इक्वल टू ये, साई सेकंड ये, और साई थर्ड भी लिखा है हमने। अब यहाँ पे अप्लाई की जाएंगी बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? एक तो है बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन कंटिन्यूस और उसके पहले डेरिवेटिव कंटिन्यूस। इसी तरह से दूसरी बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू ए पर वेव फंक्शन कंटिन्यूस और उसके डेरिवेटिव भी इस बाउंड्री पर कंटिन्यूस। तो जब आप इन चारों बाउंड्री कंडीशन को इन्हीं वेव फंक्शन से लिख करके अप्लाई करोगे तो देखिए जो सिक्वेशंस आएंगी वो आएंगी ए प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस बी, आयोटा के ए माइनस बी अल्फा एफ माइनस बी। इसी तरह से दूसरी जो दोनों बाउंड्री कंडीशन है वो आपको इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ जो है वो उससे आपको मिल जाएंगे। अब आप पहली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इसमें से b को एलिमिनेट कर दें तो 2a इज इक्वल टू जो लिखा है f 1 प्लस एल्फा बोन आइटा के प्लस g 1 माइनस एल्फा बोन आइटा के, इसको कहिए फिफ्थ। और अब आप देखिए कि जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आप कुछ इस तरह से सॉल्व करें कि f और g के मान जो है वो c की टर्म्स में आ जाए। तो आप देखिए दोनों को जोड़ करके या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2f इज इक्वल टू ई रेस्ट बल अल्फा ए इज इक्वल टू सी की और आयोटा के एक्स 1 प्लस आयोटा के अपॉन एल्फा, और 2g ई रेस्ट माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी की और आयोटा के 1 माइनस आयोटा के अपॉन एल्फा। ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा। इसको फिफ्थ इक्वेशन में पुट करें तो 2a इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दी गई और g की वैल्यू भी रख दी गई। फिर हमने इन टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन लिया है, सिंप्लीफाई किया है। और ये थोड़ा ध्यान रहे कि जो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए है वो होता है e पावर अल्फा ए प्लस e पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए जो होता है वो e पावर अल्फा ए माइनस माइनस अल्फा ए अपॉन 2। तो हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं इन्हीं के अंदर, और इससे 4a अपॉन सी की पावर माइनस आइटा की वैल्यू जो लिखी गई है वो यहाँ पर ये आएगी। यदि आप इस टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, यानी जहाँ पे आयोटा है उसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा कर दें तो 4a स्टार सी स्टार ये टर्म भी लिखी गई। अब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16a अपॉन सी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ये है उसको भी हम साइन में बदल रहे हैं। तो सी अपॉन ए का जो मान आ रहा है यहाँ से वो है 1 प्लस 1/4 एल्फा अपॉन के प्लस के अपॉन एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है। इसका इन्वर्स ये थोड़ा मैथमेटिक्स करके आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। जो प्रायिकता धारा घनत्व जे है वो एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे आप साई फर्स्ट साई सेकंड साई थर्ड है, ये वे फंक्शन है आपकी। तो जे फर्स्ट की वैल्यू जो आती है वो वी ए मॉडुलस स्क्वायर माइनस बी मॉडुलस स्क्वायर। तो परावर्तन जो गुणांक है जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंस यानी वी बी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर यानी बी अपॉन ए के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। अब ये जो चारों इक्वेशंस लिखी गई थी पहले,
इनको यदि आपने अभी सी अपॉन ए के लिए सॉल्व किया है, ऐसे ही बी अपॉन ए के लिए सॉल्व भी किया जा सकता है। तो जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो लिखा है ये वाला, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा है अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये वाला टर्म। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए और उससे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है वो ये आएगी। इसमें भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा को यदि आप 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर लिखेंगे तो ये टर्म इस तरह से लिखी जाएगी। आर की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का 4 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू है आर की। टी हम पहले दे चुके हैं। यदि आप इन दोनों को सम करें तो आपको इनकी वैल्यू जो है वो सॉरी आर प्लस टी की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं आर का मान और टी का मान, ये टर्म्स जो है वो जोड़ करके। जब E इज लेस देन V0, जब E इज लेस देन G0 तब T इज नॉट 0। इसे सुरंग प्रभाव कहते हैं। यदि E अप्रोचिंग टूवर्ड्स V0 है तो अल्फा आई बहुत छोटा होगा, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा आई को आप अल्फा ही लिख सकते हैं। अतः टी का मान जो आएगा इस केस में एम V0 ए स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर इनवर्स, ये इसी के अंदर। यदि अल्फा आई बहुत बड़ा है तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा आई इक्वल अल्फा आई माइनस ए, तो ये लगभग इक्वल अल्फा आई अपॉन 2 के बराबर होगा। या टी की वैल्यू में आप यदि ये पुट करते हैं साइन हाइपरबोलिक अल्फा आई की वैल्यू, तो ये आएगा V0 स्क्वायर इक्वल 2 अल्फा आई 16 अपॉन ई V0 माइनस ई। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है और 1 को छोड़ सकते हैं तो ये आ जाएगा V0 स्क्वायर, नीचे लिखा जाएगा 16 ई V0 माइनस ई रेस माइनस 2 अल्फा आई, यदि अल्फा बहुत बड़ा है। यानी इस केस के अंदर यदि एनर्जी की पार्टिकल की यदि कम है बैरियर से, तो उस पार्टिकल के पार होने की जो संभावना है वो कुछ इस रिलेशन से दी जाती है। और ये ग्राफिकली शो भी किया है। देखिए फर्स्ट मीडियम के अंदर कोई पार्टिकल आ रहा है, इसकी सेकंड जोन में कुछ जाने के चांसेस जो है वो मोटाई बढ़ने से कम होते चले जाएंगे, और पार होकर के जो थर्ड में जाने के चांसेस भी हैं वो इसी रिलेशन से दिए जाएंगे। तो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये टनल इफेक्ट या सुरंग प्रभाव को दिखाती है।